हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन बताया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे, ठीक है। और भी आपको डीपीपी मिल गया होगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़ने वाले हैं? बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स साहब ने कुछ पॉस्टुलेट दिया, यानी कुछ पॉइंट बताया, उसको पहले समझते हैं, ठीक है। बोर्स पॉस्टुलेट को पहले समझते हैं। फर्स्ट पॉस्टुलेट क्या है सुनते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस is present at center of the atom, center of an atom कर लो, ठीक है। सेंटर ऑफ एन एटम, ठीक है। यानी एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस बोलते हैं। या सिंपल सी भाषा में को पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एन एटम, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रॉन revolves around nucleus in a fixed circular path, in a fixed circular path is called orbit, is called orbit, ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है। सिर्फ घूमता नहीं है, घूमता है जरूर न्यूक्लियस के चारों, लेकिन एक फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है। उस सर्कुलर पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट is fixed, so these orbits are called, ठीक है, these orbits are called stationary orbits, ठीक है। हर एक ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड होता है, इसी कारण हम ऑर्बिट्स को क्या बोलते हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोलते हैं, ठीक है। जिस ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड हो उसको हम क्या बोल रहे हैं? स्टेशनरी ऑर्बिट बोल रहे हैं, ठीक है। तो बोर्स के अनुसार हर एक ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स्ड होता है, इसी कारण उसको क्या बोल सकते हैं आप? स्टेशनरी ऑर्बिट भी नाम दे सकते हो, ठीक है। कोई डाउट? अरे कोई डाउट है इतना में? नहीं ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनना। देखो, ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट हो गया, इस तरह से सेकंड ऑर्बिट हो गया, फिर थर्ड ऑर्बिट हो गया, सो ऑन, ठीक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, n बराबर 1, n बराबर 2 मतलब सेकंड ऑर्बिट, n बराबर 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट, ठीक है। इसको k सेल, l सेल, m सेल बोलते हैं ना, ठीक है। n बराबर मतलब फर्स्ट ऑर्बिट, n बराबर 2 मतलब सेकंड ऑर्बिट, n बराबर 3 मतलब थर्ड ऑर्बिट, यानी थर्ड सेल, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। फर्स्ट सेल की एनर्जी को हम बोलते हैं E1, क्या बोल रहे हैं? E1। सेकेंड सेल की एनर्जी को हम बोलते हैं E2, और थर्ड सेल को क्या बोलते हैं? E3। अभी आपने बोला हर एक ऑर्बिट का एनर्जी क्या होता है? फिक्स्ड होता है, ठीक है। और यह भी ध्यान रहे नेक्स्ट पॉइंट, कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे
एनर्जी मेरा इंक्रीज करेगा। ठीक है, यानी E1 का एनर्जी कम होगा, E2 का एनर्जी ज्यादा होगा, E3 का एनर्जी और ज्यादा होगा। ठीक है, यानी जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, यानी E1 का एनर्जी सबसे कम, उससे ज्यादा E2 का एनर्जी, उससे ज्यादा E3 का एनर्जी, उससे ज्यादा E4 का एनर्जी, सो ऑन। ठीक है, E इन्फिनिटी। क्या बोले, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे वैसे वैसे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आपने सोचा होगा सर ये बात आपको कैसे पता लगा, आपने सोचा होगा ना सर ये बात आपको कैसे पता लगा। ये अभी हम थोड़ी देर के बाद मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ, ठीक है, बोर्स मॉडल बताएंगे। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोर्स मॉडल बताएंगे, उसमें हम एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालेंगे। ठीक है, जब एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालेंगे तो आपको दिखेगा कि जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ाओगे वैसे वैसे एनर्जी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी याद रखना है इसको, हम प्रूफ जरूर करेंगे लेकिन प्रूफ करने के बाद भी आपको याद ही रखना है। ठीक है, कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। कोई डाउट? अरे कोई डाउट है बोलो, नहीं ना? ठीक है, अब एक पॉइंट और ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देना। ठीक है, यहीं पे एक पॉइंट और मैं बताता हूं, ध्यान देना। एनर्जी को सबको समझ में आया? कोई डाउट है? मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, और वो फिक्स सर्कुलर पाथ में घूमता है। उस फिक्स सर्कुलर पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। अभी ना बताया था। और एनर्जी ऑफ ईच ऑर्बिट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। बोलो सर ये आपको कैसे पता लगा? तो मैं तो बोल रहा हूं कि आपको आगे डिराइव करके प्रूफ कर दूंगा। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल बताऊंगा ना, ठीक है, तो वहां पे प्रूफ कर दूंगा। चलो, इतना बात क्लियर हुआ? कोई डाउट? अब ध्यान देना, ठीक है, समझना। क्या? नेक्स्ट पॉइंट कि बेटा मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन revolves only in those orbits whose angular momentum is an integral multiple of क्या? h/2π। ठीक है, कह रहा गया इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल क्या हो, h/2π हो। ठीक है, यानी इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो देखो देखो। ठीक है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे लिखोगे, देखो, यानी क्या बोला ये, देखो, एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है mvr, याद रखना। mvr एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन present in एनी ऑर्बिट। ठीक है, किसी ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसका एंगुलर मोमेंटम निकालने का फार्मूला होता है mvr। ठीक है, आप फिजिक्स में पढ़ेंगे mvr। ठीक है, क्या बोला, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। mvr इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इंटीजर है, ठीक है, h/2π। देख लो भैया, एक इक्वेशन बन गया। ठीक है,
इक्वेशन 1 लिख देता हूं, ये बोर्स का, ठीक है, एक इक्वेशन आ गया। क्या बोला बोर्स ने कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ओनली दोज ऑर्बिट्स व्हिच या हुज एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी बोर्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उसी सर्कुलर पाथ में, उसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π हो। ठीक है, जैसे देखिए n क्या है, 1 2 3 4, एक इंटीजर है, ठीक है, यानी n यहां गया, n देखिए, ठीक है, n 1 2 3 4 एक इंटीजर होगा, और n रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, शेल नंबर को यहां रिप्रेजेंट कर रहा है। n तो एक इंटीजर है, लेकिन n रिप्रेजेंट क्या चीज को कर रहा है, शेल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी n इंटीजर होगा, n इंटीजर होने का मतलब क्या हुआ कि बोर्स के अनुसार इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर पाथ में घूमना है जिसका, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π हो। तो n तो एक इंटीजर है, यानी n क्या बता रहा है, n का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, n सेल नंबर को बता रहा है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन या तो फर्स्ट सेल में घूमेगा, या तो सेकंड सेल में घूमेगा, या तो थर्ड सेल में रिवॉल्व करेगा। 1 और 2 के बीच में नहीं घूमेगा कहीं, 1 और 2 के बीच में तो भी वैल्यू है ना, अरे 1 और 2 के बीच में भी तो कुछ वैल्यू आएगा ना, 1.5 1.8, क्या वो सब में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, नहीं घूमेगा। किस में घूमेगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π के में घूमेगा। यानी इलेक्ट्रॉन जब भी घूमेगा तो 1 n बराबर 1 में घूमेगा, 2 में घूमेगा, 3 में घूमेगा, 4 में घूमेगा। ठीक है, ये इसी का हम बोलते हैं ना एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिवॉल्व इन एनी सर्कुलर ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। यानी एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है। जब इलेक्ट्रॉन किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड है। यानी कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन उसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 और 2 के बीच में भी कुछ वैल्यू होगा उसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा, नहीं, उसी सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, क्वांटाइज्ड है। यानी n बराबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, अच्छा ये ध्यान रखना है n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल नंबर। ठीक है, कोड आउट जो कहा उसके अनुसार मैंने n याद रखना, n की वैल्यू कोई इंटीजर ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक जा सकते हैं n की वैल्यू। ठीक है, लेकिन कहां तक जा सकते हो, इन्फिनिटी तक जा सकते हो। ठीक है, और n यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, शेल नंबर। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान दो, नेक्स्ट पॉइंट ध्यान दो, बोर्ड्स का नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो समझो, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, v वेलोसिटी से चल रहा है मान लो। अच्छा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच क्या लगता है, अट्रैक्शन लगता है, Fe, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। ठीक है, अब इसको बैलेंस कौन कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच क्या लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, तो इसको बैलेंस करने वाला फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। F का मतलब फोर्स, ठीक है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच के अट्रैक्शन जो लग रहा है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज बैलेंस बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, यानी नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, ध्यान दो कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है F, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, वो बैलेंस कौन कर रहा है, कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और आपको बता चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, K Q1 Q2 by R²।
ठीक है, बता चुके हैं, इक्वल टू, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फार्मूला होता है mv²/r। याद रखिएगा क्या फार्मूला होता है, mv²/r। m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है, रेडियस, देख लो यही r है, ठीक है, r इज द रेडियस, ठीक है, ऑफ एनी ऑर्बिट, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, समझिए, ठीक है। अब हम k Q1 Q2, Q1 मान लो ये है और Q2 मान लो ये है, ठीक है, और Q1 को हम क्या लिख सकते हैं, Z इंटू E। अरे भाई Q1 का मतलब न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, तो एटॉमिक नंबर के बराबर, ठीक है, तो Z इंटू E लिख दिए हैं, ठीक है। वैल्यू यहां रखो, क्या हो गया, K Q1 का बढ़ गया Z इंटू E, और Q2 का जो बढ़ गया E। अब आई R² इक्वल टू क्या हो गया, mv²/r, ठीक है। तो यहां से क्या लिखोगे, बोलो, kZe²/r² इक्वल टू mv²/r। ये बोर्स का दूसरा मैथमेटिक्स हो गया, देख लो, दूसरा मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया। पहला तो क्या हुआ, अरे पहला, ठीक है, इंटीग्रल मल्टीपल बताया था ना, h/, एंगुलर मोमेंटम इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या, h/2π, यानी इक्वेशन क्या बना था, mvr इक्वल टू nh/2π, ठीक है। दूसरा मैथमेटिकल इक्वेशन क्या बना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्या, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी इक्वेशन क्या याद रखना, kZe²/r² इक्वल टू mv²/r, ठीक है। mv²/r इज द फार्मूला ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, याद रखना है, mv²/r किसका फार्मूला होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है। क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था उसको बैलेंस कौन कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसी कारण इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के अंदर नहीं खिंचा पाता ना, क्योंकि उसको बैलेंस कर देता कौन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। समझ में आ रहा, चलो और कोई डाउट पूछो, ठीक है, कोई डाउट है, नहीं ना, चलो। तो दो एक मैथमेटिकल इक्वेशन बताया आपको, ठीक है, बोर्ड्स में। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट और ध्यान से सुनना, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या देखने वाले हैं, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन ऑफ क्या, इलेक्ट्रॉन। समझिएगा इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, देखिए ये n=1 हो गया, ये n=2 हो गया, n=3 हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का हम क्या करा रहे हैं, ट्रांजिशन करा रहे हैं, ठीक है। अब समझिएगा ट्रांजिशन क्या है, समझना है, देखिएगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन n=1 में है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको, इस इलेक्ट्रॉन को n=2 में आपने भेज दिया, तो ये कहलाया एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहलाया, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या कहलाया, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्या कहलाया बेटा, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझिएगा, ये n=1 हो गया, ये n=2 हो गया, n=3 हो गया, ठीक है। अब समझना ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमें दो टर्म समझना होगा, एक समझना होगा एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक समझना होगा
डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो पहले समझते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी से कहां भेजना? हाई एनर्जी में भेजना। लोअर एनर्जी से कहां भेजना? हाई एनर्जी में भेजना। ठीक है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में भेज रहे हो, हाई एनर्जी सेल में भेज रहे हो इलेक्ट्रॉन को, तो क्या कर रहे हो? एक्साइटेशन करा रहे हो। यानी मान लो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में है, ठीक है, यहां इलेक्ट्रॉन है, अब इसको हम सेकंड सेल में भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं? एक्साइटेशन करा रहे हो ना। अरे यार, सेल नंबर 1 का एनर्जी क्या है? कम है ना। ठीक है, सेल नंबर 2 में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका एनर्जी क्या होगा? ज्यादा होगा। मैंने बताया था ना, जैसे जैसे सेल नंबर बढ़ाओगे एनर्जी बढ़ेगा, बता के रखो। यानी लोअर एनर्जी से कहां जा रहा है इलेक्ट्रॉन? हाई एनर्जी में जा रहा है। ठीक है, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है? एक्साइटेशन हो रहा है। तो ये एक्साइटेशन कराएंगे कैसे? अपने आप तो कोई लो से हाई में नहीं जाएगा, क्योंकि जब लो एनर्जी है तो स्टेबिलिटी तो ज्यादा है, और हाई एनर्जी में चला जाएगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, एनर्जी और स्टेबिलिटी में इनवर्स रिलेशन होता है। ठीक है, यदि आपकी एनर्जी लो है तो इसका मतलब समझिए स्टेबिलिटी मोर है। ठीक है, यदि आपकी एनर्जी हाई है तो समझिए स्टेबिलिटी क्या है? एनर्जी हाई है, स्टेबिलिटी क्या है? लो है। तो देखिए ना, पहले ये लो एनर्जी में था, यानी मोर स्टेबल था, और जैसे ही हाई एनर्जी में गया स्टेबिलिटी क्या हुआ? घटा। ठीक है, तो ये काम हो कैसे रहा होगा? इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में कैसे जा रहा होगा? तो ये क्या करता है? एनर्जी एब्जॉर्ब करता है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, या इन टर्म्स ऑफ फोटोन। ये क्या करता है? फोटोन एब्जॉर्ब करता है एटम, और उसके बाद क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कराता है, यानी लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में भेजता है। ठीक है, यानी जब फोटोन भेजोगे यानी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एटम, उसके बाद वो एब्जॉर्ब एनर्जी का इस्तेमाल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी से हाई एनर्जी में भेजने में। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन कैसे होगा? समझ में आ गया? एनर्जी क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब। ठीक है, कोई एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी से हाई एनर्जी में भेजेगा, तो क्या कहलाएगा? एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब, देन इलेक्ट्रॉन ग्रोज लो एनर्जी टू हाई एनर्जी। ठीक है, अब देखो डी एक्साइटेशन क्या है? अब देखो, इलेक्ट्रॉन यहां आ चुका है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखो ना, सेकंड सेल में आ चुका है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में आया तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन का क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। स्टेबिलिटी क्या हो चुका है? घट चुका है। तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए अपने आप ये फिर से कहां आएगा? फर्स्ट सेल में आएगा। ठीक है, क्या बोले? जैसे सेकंड सेल में आया तो क्या हुआ? एनर्जी बढ़ गया ना इलेक्ट्रॉन का, फर्स्ट से सेकंड सेल में आया तो एनर्जी बढ़ गया, इसका मतलब स्टेबिलिटी घट गया। तो किसी चीज का स्टेबिलिटी घट जाएगा तो वो फिर से चाहेगा अपनी स्टेबिलिटी बढ़ाना, तो स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेगा? वो हाई एनर्जी से कहां आएगा? लो एनर्जी में आएगा। ठीक है, डी एक्साइटेशन का मतलब क्या? हायर से कहां आएगा? लोअर एनर्जी में आएगा। हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में आएगा, और ये काम अपने आप होगा, कोई कराएगा नहीं। क्यों? अरे यहां तो इलेक्ट्रॉन लेस एनर्जेटिक है ना। ठीक है, सॉरी हाई एनर्जेटिक है, हाई एनर्जेटिक है, तो जब एनर्जी हाई है तो स्टेबिलिटी क्या होगा? कम होगा ना, और स्टेबिलिटी कम होगा तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए क्या आएगा? फट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ जाएगा ना, ये जल्दी से इसमें आ जाएगा, और जैसे इसमें आएगा तो इसका एनर्जी फिर क्या हो जाएगा? घट जाएगा, यानी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा ना। यानी डी एक्साइटेशन अपने आप होता है। ठीक है, एक्साइटेशन का मतलब लोअर से हायर में जाना, यानी लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जाना, और डी एक्साइटेशन का मतलब हाई एनर्जी से लोअर एनर्जी में जाना। ठीक है, अब बताओ, जब हायर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में आया तो डी एक्साइटेशन हुआ, तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आया तो एनर्जी तो घटा, तो गया कहां? वो एनर्जी रिलीज होता है।
एटम क्या करता है, वही एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। ठीक है, एनर्जी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, जो एनर्जी अब्जॉर्ब भी करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और एनर्जी रिलीज भी करेगा इन फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, समझ में आया? ये बोले इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, यानी जब एक्साइटेशन करा हुआ है, इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा, क्या करेगा उस केस में, एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और जब डी एक्साइटेशन करा हुआ है, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां, हायर से लोअर में आएगा, उस केस में एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, एक्साइटेशन लोअर से हायर में जाओगे एनर्जी अब्जॉर्ब होगा, हायर से लोअर में आओगे एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो एक छोटा सा पॉइंट कहीं पे और देख लेते हैं, इसको दूसरे फॉर्म में देखिए। ठीक है, एक फॉर्म छोटा सा देख लेते हैं यहीं पे, देखिए ये मान ले n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, इसका एनर्जी E1 है, इसका एनर्जी E2 है। ठीक है, और ये हाई एनर्जी है ना, आपको पता है ये क्या है, लो है। ठीक है, हाई एनर्जी है ना, सेल नंबर बढ़ाओगे तो एनर्जी बढ़ा है, आपको पता है ना। यदि आप N1 से N2 को इलेक्ट्रॉन भेज रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो, एक्साइटेशन कर रहे हो, एक्साइटेशन कर रहे हो, तो इस केस में क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, जब एक्साइटेशन होगा तो एटम क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तभी ना लो एनर्जी से हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा। यानी एक्साइटेशन के केस में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्ब होता है। कितना एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, वो निकाल दो, डेल्टा ई इक्वल टू क्या, E2 माइनस E1। ये E क्या है, डेल्टा E क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया वो निकाल लो। ठीक है, अब देखो मान लीजिए n बराबर 2 से n बराबर 1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ठीक है, n बराबर 2 पे एनर्जी क्या है, E2, यहाँ क्या है, E1। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहा है, हाई एनर्जी से इस बार लो एनर्जी में आ रहा है। तो क्या हो रहा है, डी एक्साइटेशन हो रहा है ना, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ठीक है, यहां क्या बोलेंगे, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं पूरा। और वहां क्या चल रहा है, इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइटेशन चल रहा है ना, हायर से लोअर में आप आ गए ना। ठीक है, अरे भाई E2 का एनर्जी क्या है, हाई है ना, लिखा हुआ उधर। E1 का एनर्जी क्या है, लो है ना, तो हाई से लो में आयो, डी एक्साइटेशन हुआ। और जब डी एक्साइटेशन होगा तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, एनर्जी रिलीज होगा, और कितना रिलीज होगा उसी तरह से निकालो, डेल्टा ई इक्वल टू क्या, E2 माइनस E1। ठीक है, और डेल्टा ई क्या है यहाँ, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड। ठीक है, समझ में आया? अरे कोई डाउट बोलो। ठीक है,